NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है? वनोन्मूलन, कारण और परिणाम। डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो वनोन्मूलन होता क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? वनों को समाप्त करके उसी भूमि का अन्य कार्यों जैसे कृषि, भवन निर्माण, फर्नीचर, ईंधन, इस सब में उपयोग करना ही वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब है वनोन्मूलन के परिणाम। डिफॉरेस्टेशन फिर से समझते हैं कि वन जो आसपास आपको दिख रहे हैं उनमें जो उनकी भूमि में जो लकड़ी है या जो भी उसके पार्ट हैं उसको हम लोग हटा देते हैं। यानी पेड़ों का काटना सीधा रूप से समझ सकते हैं कि पेड़ों को काटना ही वनोन्मूलन है। और इसका बहुत सारा रीज़न होता है, जैसे कभी कृषि के लिए वन को साफ़ किया जाता है, कभी हो सकता है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनवाने हों, कभी कोई टाउन छोटा मोटा मॉल वगैरह बनवाना हो, या कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जगह चाहिए, तो फर्नीचर के लिए, ईंधन के लिए जब भी वनोन्मूलन होता है तो इनके कुछ ऐसे ही रीज़न हैं और वन को समाप्त करके उस भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग कर लिया जाता है। अब है वनोन्मूलन के परिणाम क्या हैं? तो तापमान में वृद्धि सबसे पहला परिणाम जो है वो है तापमान में वृद्धि। पृथ्वी पर तापमान जो है और प्रदूषण का स्तर वृद्धि होने लगता है, जिससे वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग जो है होने लगता है। यानी तापमान में वृद्धि वनोन्मूलन का परिणाम है। अब है दूसरा परिणाम क्या है? तो वर्षा दर में कमी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, जो पृथ्वी के ताप को बढ़ाता है और जल चक्र को भी असंतुलित कर देता है, जिससे वर्षा दर में कमी आती है और सूखा पड़ने लगता है। यानी वर्षा दर में कमी भी वनोन्मूलन के ही परिणाम हैं। अब तीसरा परिणाम क्या है? मृदा अपरदन यानी सॉइल एरोजन, यानी मिट्टी का कटना। पेड़ों की कमी से मृदा जो है कि ऊपरी उपजाऊ परत जो है अपने आप हटना उनका बढ़ जाता है। यानी पेड़ों की कमी, जो पेड़ पहले थे तो मिट्टी को पकड़ के रखते थे, पेड़ की जड़ जो है मिट्टी को बहुत जकड़ के रखते हैं, बहुत अच्छे से टाइट करके रखते हैं। अब वो पेड़ तो कट गए तो क्या होगा कि मिट्टी अच्छे से बंधी हुई नहीं रहेगी और ऊपरी उपजाऊ परत जो है धीरे धीरे वो हटने लगेगा। ये ऐसा चीज़ बढ़ने लगता है, जिससे भूमि जो है मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन की ओर बढ़ने लगती है, अग्रसर होती है। और चौथा जो है परिणाम वो है जैव विविधता का नुकसान। जैव विविधता मतलब एक ही जगह पे अलग अलग जीव जंतु जो पाए जाते हैं। जैसे वन्य पहले थे, वन था तो बहुत सारे शेर, बाघ या बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते थे वहाँ पे, अलग अलग तरह के जीव जंतु आपको मिलते थे। लेकिन अब वन तो रहे नहीं, तो सारे जीव जंतु का घर छिन जाता है और वो हट जाते हैं, तो वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उनकी कई प्रजातियां, स्पीसीज जो है विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है जैव विविधता और प्रजातियां, यानी बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज। जैव विविधता क्या होता है? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्में, मतलब किसी भी क्षेत्र में जो पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव की अलग अलग किस्में पाए जाते हैं, उन्हें ही जैव विविधता कहा जाता है। यह किसी क्षेत्र के पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा है वनस्पति जात, फ्लोरा, और प्राणी जात यानी फौना। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे वनस्पति जात होते हैं और जंतु जो होते हैं प्राणी जात होते हैं, उस क्षेत्र के लिए विशेष होते हैं। अर्थात वनस्पति जात, जिसको फ्लोरा कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को ही कहा जाता है, और प्राणी जात, जिसे हम लोग फौना कहते हैं, वो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को कहा जाता है। इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वनस्पति जात जो है, वनस्पति यानी पौधे, और पौधे में होते क्या हैं? फ्लावर्स। फ्लावर्स, तो फ्लावर्स कहने में थोड़ा सा साउंड फ्लोरा टाइप का आता है, तो फ्लावर से फ्लोरा याद रख सकते हैं कि फ्लोरा जो है वनस्पति जात के लिए यूज होता है और प्राणी जात के लिए फौना। फौना में
एक वर्ड है FAUNA, फौना। फौना बेसिकली AN जो है ना फौना का, एनिमल से मिलता जुलता है, एनिमल। तो इस तरह से फौना जो है प्राणी जात है और वनस्पति जात जो है फ्लोरा है। नेक्स्ट है थर्ड, स्पीसीज, प्रजाति। ये क्या होता है? स्पीसीज क्या होता है? तो सजीवों की समष्टि का वह समूह, वह ग्रुप, वह समूह जो एक दूसरे से अंतः प्रजनन, इंटरब्रीड करने में सक्षम होते हैं। मतलब एक ही तरह की प्रजाति जो अपने में एक दूसरे से अंतः प्रजनन करने में सक्षम होते हैं, उन्हें स्पीसीज कहते हैं। जैसे गाय की स्पीसीज हो गई, मनुष्य का स्पीसीज हो गया, बत्तख का स्पीसीज हो गया, मोर का स्पीसीज हो गया, इस तरह से। अब चौथा है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? तो पौधे और जंतु की वह स्पीसीज जो केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि भारत में पंचमढ़ी जैव मंडल में आरक्षित क्षेत्र में विशाल गिलहरी पाया जाता है। तो इस तरह से विशेष क्षेत्रीय प्रजाति वो प्रजाति है जो पौधे और जंतुओं की वह स्पीसीज है जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति या एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। अब है संकटापन्न या विलुप्त प्राय प्रजाति, जिसको इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। वे प्रजातियां जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है या एक निर्धारित स्तर से कम हो रही है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे बाघ और गैंडा। ऐसे प्रजाति जो है संकटापन्न या विलुप्त प्राय प्रजाति कहलाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? संकटापन्न विलुप्त प्राय प्रजाति एंडेंजर्ड स्पीसीज कैसे घटते जा रही है? तो चूँकि हम लोग उनका शिकार कर लेते हैं, उनके छाल के लिए, उनसे कोई उनके बॉडी पार्ट से कोई मेडिसिन बनता हो, जैसे कहा जाता है कि गेंडा के सींग से वो मेडिसिन बनता है, तो इसके कारण उनको विलुप्त होने का खतरा है। मतलब वो बहुत बहुत शिकार लोग कर लेते हैं, ऐसे इस पे बैन लगा दिया गया है, बट फिर भी चोरी छुपे ये पोचिंग हो ही जाता है। तो संकटापन्न और विलुप्त प्राय प्रजाति ये थे। अब हैं विलुप्त प्रजाति, जिसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। तो वैसे स्पीसीज एक्सटिंक्ट मतलब वो विलुप्त हो गए, मतलब वो अब नहीं है। वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर पहले तो थे, जो पृथ्वी से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मतलब पहले तो थे लेकिन हमारे कारण से या हो सकता है प्राकृतिक कोई कारण से वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ऐसे प्रजाति को विलुप्त प्रजाति, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है संरक्षण हेतु प्रयास, कंजर्वेशन एफर्ट्स, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये विशाल आरक्षित क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति को संरक्षित करना है। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विशाल आरक्षित क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति को संरक्षित करना है। इसमें उस क्षेत्र की वनस्पति जात, यानी इससे पहले हम लोग डिस्कस किए इसके बारे में, और प्राणी जात और वहाँ निवास करने वाली जनजातियों का भी संरक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब सेकंड क्या है? वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वे क्षेत्र जहाँ जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रखा जाता है, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पे रखने में, और ध्यान रखा जाता है कि कोई उनको शिकार ना करे, कोई उनका ये नहीं करे, पोचिंग ना करे। तो यहाँ शिकार करना, पालतू पशु चराना पूर्णतः निषिद्ध होता है। ये ध्यान देना है कि वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिकार करना और पालतू पशु चराना पूर्णतः निषिद्ध है। अब तीसरा जो है प्रयास वो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बनवाना। नेशनल पार्क बना के, तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बना के तो वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यह वन्य जीवों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त आवास प्रदान करता है।
मतलब उनको स्वतंत्रतापूर्वक वो घूम सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इससे उनकी प्रजाति जो है सुरक्षित रहती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला आरक्षित वन था। अब फोर्थ क्या है, चौथा प्रयास, रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा बुक। तो यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न जितने सारे भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। जो पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं, यानी पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। इनसे हमें पता चलता है कि कौन से जंतु या कौन से पौधे किस स्थिति में अभी हैं, इंडेंजर्ड हैं या डेंजर्ड हैं, किस स्थिति में है, उनकी उस तरह से सुरक्षा हम लोग कर पाते हैं। पांचवा है प्रवास, माइग्रेशन। कुछ पक्षी हर वर्ष मौसम बदलने पर एक निश्चित समय में दूर दूर के क्षेत्रों में उड़ान भरते हैं। वे अंडे देने के लिए भी ऐसे स्थानों पर प्रवास करते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं, उनके लिए अनुकूल हो, जो उनके लिए अनुकूल हो। तो प्रवास में भी जो पक्षी आते हैं उनका भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं माइग्रेशन में। अब पुनर्वन रोपण, छठा प्रयास जो है वो है पुनर्वन रोपण, जिसको बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। मतलब फिर से आप वन लगाइए, ऐसा प्रयास कीजिए कि फिर से वन अपने पहले वाले रूप में आ जाए और वन का मात्रा ज़्यादा हो। तो नष्ट किए गए जो वन हैं उनको पुनः स्थापित करने के लिए वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। तो मानव हस्तक्षेप जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो ये था इस चैप्टर का टोटल टॉपिक। A lot of thanks, now completed. A lot of thanks for watching, subscribing, liking and sharing, supporting me a lot. Thanks all of you.